तो चलिए अब बात करते हैं सिक्रीशंस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अच्छा, सिक्रीशंस के बारे में बात करने से पहले कुछ रेगुलेटरी सिक्रीशंस है, उसके बारे में पहले देखते हैं। यानी सिक्रीशंस से मेरा मतलब है सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, डाइजेस्टिव जूसेस, ये सिक्रीशंस। लेकिन उन्हें रेगुलेट करने वाले कुछ फैक्टर्स भी सिक्रीट होते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है। वो फैक्टर्स पहले देख लेते हैं और फिर ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीशंस। तो रेगुलेटरी सिक्रीशंस या रेगुलेटरी फैक्टर्स रिलेटेड टू द गट, ये हम पहले देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, यानी ये हम कैसे डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी फैक्टर्स, तो इसको एक टेबल फॉर्म में ही कर लेते हैं, याद रखने में आसानी होगी। सेल और उसका सिक्रीशन और उसका फंक्शन, वो क्या रेगुलेट करता है, कौन सा फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है गट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। चलिए स्टमक के साथ शुरुआत करते हैं। स्टमक में जी सेल एट द पाइलोरस, ठीक है, उसका सिक्रीशन है द हार्मोन गैस्ट्रिन। मोस्टली ये सारे पेप्टाइड्स या हार्मोन्स है, गैस्ट्रिन। और इसका फंक्शन क्या है? मेनली दो फंक्शंस हो गए इसके, एक मोटिलिटी से रिलेटेड, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, दूसरा सिक्रीशन से रिलेटेड। तो इट इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, हम ये देख चुके हैं। इट एनहांसेस द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, स्टमक की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को फास्ट कर देता है। और दूसरा, इट इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। उसके बाद हाँ, ECL सेल, एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल, एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल, तो उसको ECL सेल कहा जाता है। ये सिक्रीट करती है हिस्टामिन, और हिस्टामिन कैसे एक्ट करता है? ये एक पैराक्राइन फैक्टर है। यानी देखिए, स्टमक वॉल में पैराइटल सेल है, वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन करती है, उसके बाजू में ECL सेल होगी। तो ब्लड सर्कुलेशन में जाए बगैर ये बाजू वाली सेल में ही एक्ट करना है, इसलिए उसको पैराक्राइन एक्शन कहा जाता है। तो ये हिस्टामिन जो है, इट विल एक्ट ऑन द H2 रिसेप्टर ऑन द पैराइटल सेल। देखिए, हिस्टामिन के ना दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, फार्माकोलॉजी में शायद आपने पढ़ा भी होगा, H1 एंड H2। H1 रिसेप्टर्स जो है ना, वो हिस्टामिन के एलर्जी वाले इफेक्ट्स को मेडिएट किया करता है, और इसलिए एंटी हिस्टामिनिक्स जो होते हैं ना, वो नॉर्मली वो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। H2 रिसेप्टर जो है वो यहाँ पे है, और वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है। तो इट इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन फ्रॉम द पैराइटल सेल ऑफ द स्टमक। अब अगला फैक्टर जो है, इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ये फैक्टर है ना, बॉडी में कई जगह से सिक्रीट होता है, ये उसकी खासियत है। एक बार ऐसा सवाल भी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, चार ऑप्शंस दिए हैं, विच ऑफ दैट इज प्रो इंसुलिन एज वेल एज एंटी इंसुलिन। तो देखिए, अगला फैक्टर है, मैं सेल का नाम बाद में लिखता हूं, अभी इस बार पहले फैक्टर का नाम लिख रहा हूं, सोमैटोस्टैटिन। मैं सेल का नाम बाद में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये
बहुत अलग अलग जगह से सिक्रीट होता है। सोमैटोस्टैटिन जो है डी सेल इन द पाइलोरस एंड इवन फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। उसके बाद डेल्टा सेल ऑफ द पैंक्रियाज और इवन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। तो ऐसे अलग अलग जगह पे ये सिक्रीट होता है सोमैटोस्टैटिन। जब ये डी सेल ऑफ द पाइलोरस से सिक्रीट होता है तो इसका फंक्शन क्या होगा? इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ये मोटिलिटी को भी थोड़ा कम करता है, लेकिन मेनली इसका काम है इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। पाइलोरस जो है स्टमक में, उसका पीएच 2 के नीचे अगर चला गया तो ये डी सेल सेंस करके सोमैटोस्टैटिन रिलीज करेगी और फिर सोमैटोस्टैटिन जो है वो अपनी पैराइटल सेल के ऊपर एक्ट करेगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम कर देगा। डेल्टा सेल ऑफ द पैंक्रियाज, देखिए आपको पता है पैंक्रियाज में अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। बीटा सेल्स इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो इंसुलिन, अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है और डेल्टा सेल जो है ये सिक्रीट करती है ये सोमैटोस्टैटिन। और फिर ये सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट होने के बाद ना इसका फंक्शन क्या है? इट डिक्रीजेस द इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन सिक्रीशन। ये बाकी दोनों सेल्स को इनहिबिट कर देता है, अल्फा और बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आप देखिए इंसुलिन को डिक्रीज करता है, इन दैट सेंस आप कह सकते हो कि ये एंटी इंसुलिन है। जब ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से रिलीज होता है ना, उस वक्त उसको कहा जाता है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने वाला फैक्टर। और फिर ये काम क्या करेगा? इट विल इनहिबिट द GH सिक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन को ये कम कर देगा। ठीक है। और आपको पता है ग्रोथ हार्मोन इज अ डायबेटोजेनिक हार्मोन, एंटी इंसुलिन, और एंटी इंसुलिन हार्मोन को सप्रेस कर देना मतलब प्रो इंसुलिन एक्शन हो गया। इस तरीके से एक बार ऐसा सवाल आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी इंसुलिन एज वेल एज प्रो इंसुलिन। तो ये देखो ना, एंटी इंसुलिन भी है, प्रो इंसुलिन भी है। तो ये स्टमक के रेगुलेटरी फैक्टर्स हुए, स्टमक में से रिलीज होने वाले। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में से रिलीज होने वाले जो फैक्टर्स है और सेल्स और उसके फैक्टर्स देख लेते हैं हम। एस सेल इन द डियोडेनम, इट सिक्रीट्स सिक्रीटिन, द हार्मोन सिक्रीटिन। आपको पता है which was the first hormone to be discovered as a hormone? Secretin। 1905 में, 1905 में ये डिस्कवर हुआ और हार्मोन की संज्ञा जिसको पहले बार दी गई, हार्मोन का नाम जिसको पहली बार दिया गया वो ये है, तो सिक्रेटिन। और इसका काम क्या? बेसिकली देखिए सिक्रेटिन का काम जो है उसका एक ही काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में या ड्यूडेनम में अल्कलाइन पीएच को मेंटेन रखना। तो उसके सारे एक्शंस जो है ना वो उसी तरीके से आपको देखने चाहिए कि ये एक्शन का फॉल आउट क्या होगा। ड्यूडेनम में अल्कलाइन पीएच को मेंटेन रखना, क्योंकि हमने देखा कि पैंक्रियाटिक हार्मोन जो है ना, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है ना वो फूड के ऊपर एक्ट करने के लिए उनको अल्कलाइन पीएच चाहिए, राइट। तो सिक्रेटिन के मेन तो 2 एक्शंस आपको याद रखने होंगे, बट ये याद रखो कि मेंटेन द अल्कलाइन पीएच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक एक्शन उसकी होगी कि इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, यानी कि डिक्रीजेस द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग। और दूसरी एक्शन होगी
it increases the bicarbonate rich pancreatic juice secretion. देखिए पैंक्रियाटिक जूस जो है ना वो दो वैरायटीज में आता है। एक होता है बाइकार्बोनेट रिच पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा होता है एंजाइम रिच पैंक्रियाटिक जूस। तो जब एसिडिक काइम विल एंटर द ड्यूडेनम तब सिक्रिटिन जो है, एस सेल जो है वो एसिडिटी को सेंस करके सिक्रिटिन को रिलीज करेगी। फिर सिक्रिटिन जाके एक तरफ गैस्ट्रिक एसिड को आने नहीं देगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो स्टमक के कंटेंट्स ड्यूडेनम में आना बंद हो जाएंगे, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बंद हो गया, कम हो गया। और दूसरी तरफ ये पैंक्रियाटिक जूस को बढ़ा देगा, लेकिन कौन सा पैंक्रियाटिक जूस? जो बाइकार्बोनेट रिच है, ओके, अल्कलाइन रिच पैंक्रियाटिक जूस, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा ड्यूडेनम में। ओके, नेक्स्ट इज आई सेल इन द ड्यूडेनम। इट सिक्रीट्स द हार्मोन CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। इसको पहले ना कोलेसिस्टोकाइनिन PZ भी कहते थे, पैंक्रियोजाइमिन। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या है? मेन काम जो है ना इसका, वो फैट डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन में है। इस तरीके से याद रखो इसको, कोलेसिस्टोकाइनिन को। तो देखते हैं इसके एक्शंस क्या है। एक तो हमने देख चुके हैं हम ये कि इट डिक्रीजेस द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग बाय डिक्रीजिंग द गैस्ट्रिक मोटिलिटी। हमने देखा ना, फैट्स जब आते हैं ड्यूडेनम में शुरू होते हैं तो ये सिक्रीट होता है, और फिर ये स्टमक के पास उसकी जाके उसकी मोटिलिटी कम कर देता है कि भाई फैट जो है वो फटाफट नहीं आए, स्लोली आए, क्योंकि उनका डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। उसके बाद इट इंक्रीजेज द इंटेस्टिनल मोटिलिटी। हाँ, तो आप ऐसे याद रखो कि CCK जो है वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को तो कम करता है, लेकिन इंटेस्टिनल मोटिलिटी को बढ़ा देता है। अब आगे के दो एक्शंस है ना, ये आप कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, मेनली ये डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट्स के लिए है। तो एक एक्शन है एंजाइम रिच पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन, ये करवा देता है। एंजाइम रिच पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन करवाना, ये इसका काम है। तो ये एक वैरायटी है पैंक्रियाटिक जूस की। और ये ज़रूरी होगा ना, जब फैट्स आएंगे और या दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे ड्यूडेनम में, तो एंजाइम्स चाहिए, लेकिन खास करके फैट्स जब आएंगे तब इसका सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ेगा, ये याद रखना होगा आपको। और दूसरा फाइनल काम जो है ना, वो भी फैट डाइजेशन से रिलेटेड है। वो क्या? नाम में ही लिखा हुआ है, कोलेसिस्टोकाइनिन, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। कोले इज बाइल, सिस्ट इज ब्लैडर, सो गॉल ब्लैडर, एंड काइनिन मतलब मोटिलिटी, मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन। तो इट इंक्रीजेस द बाइल फ्लो फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। इट इंक्रीजेस द बाइल फ्लो फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। तो इसको कोलेगॉग भी कहा जाता है। देखिए, आपको ये तो पता ही होना चाहिए एट दिस स्टेज कि बाइल जो है वो लिवर से सिंथेसाइज होकर सिक्रीट होकर आता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल फ्लो लिवर से भी आ सकता है या गॉल ब्लैडर से भी आ सकता है। जो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करवा के बाइल का फ्लो करवा देंगे इनटू द ड्यूडेनम, तो उनको कहा जाता है कोलेगॉग। और जो लिवर से ही बाइल का सिक्रीशन ही बढ़ा देते हैं उनको कहते हैं कोलेरेटिक्स। जस्ट यहाँ पे लिख के रखता हूँ, बाद में फिर से एक बार हम देख सकते हैं इसको। कोलेरेटिक्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द बाइल फ्लो फ्रॉम द लिवर इटसेल्फ, मतलब बाइल सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर। तो कोलेरेटिक्स कौन कौन से है? वेगस एंड एसिटाइल कोलिन इज ए कोलेरेटिक, और bile acids themselves are choleretics.
यानी बाइल एसिड्स अगर एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से इलियम से एब्सॉर्ब के लिवर के पास जाएंगे ना, फिर वो और बाइल का सिक्रीशन करवाएंगे फ्रॉम द लिवर। तो कोलेगॉग्स एंड कोलेरेटिक्स, खैर अपना टॉपिक वो नहीं, अपना टॉपिक रेगुलेटरी पेप्टाइड्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये वो देख रहे हैं हम। ओके, बाकी फिर हमने देखा मोटिलिन जो है वो एमएमसी के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है, या हाँ, अब कुछ थोड़े से फैंसी नेम्स बताता हूँ। फैंसी नेम्स, एक है न्यूरोपेप्टाइड वाई, रादर आई वुड से पेप्टाइड वाई वाई, पेप्टाइड वाई वाई, जैसे न्यूरोपेप्टाइड वाई है ना, वैसे ही पेप्टाइड वाई वाई। लेट मी जस्ट राइट इट हियर अगेन, पेप्टाइड वाई वाई। ये वाई क्या है? न्यूरोपेप्टाइड वाई, पेप्टाइड वाई वाई, पी वाई वाई भी कहते हैं इसको। वाई जो है ना, ये एक सिंगल लेटर कोड है। आपको पता है अमाइनो एसिड जितने भी है, हर एक अमाइनो एसिड को कोड है, लेटर का कोड दिया गया है। वाई जो है ना, इट्स अ कोड फॉर टायरोसिन, अमाइनो एसिड टायरोसिन। और ये जो पेप्टाइड है, इसमें 2 एडजेसेंट टायरोसिन रेसिड्यूज है, इसलिए इसको पेप्टाइड टायरोसिन टायरोसिन भी कहा जाता है। दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम द इलियल म्यूकोसा। इलियल म्यूकोसा से ये रिलीज होता है, ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू फैट रीचिंग द इलियम। एंड देन व्हाट डज इट डू? इट विल डिक्रीज द फर्दर गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग। फैट्स के एम्प्टी होने को ये रोक लगा देगा। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इसका? दिस विल प्रिवेंट द स्टिएटोरिया। क्या है ना, फैट डाइजेशन एब्सॉर्प्शन जो है जेजुनम तक हो जाना चाहिए। अगर इलियम तक बहुत सारा फैट आ गया तो क्या होगा? अब उसको डाइजेस्ट और एब्सॉर्ब होने में दिक्कत होने वाली है, और इसलिए फिर फैट जो है वो रिलीज, आई मीन इट विल बी एक्सक्रीटेड इनटू द स्टूल्स। और 8 से 10 ग्राम के ऊपर अगर वो गया स्टूल्स में तो स्टिएटोरिया, तो उसे प्रिवेंट करने वाला हार्मोन या पेप्टाइड, इस तरीके से भी इसे देखा जाता है, स्टिएटोरिया को प्रिवेंट करने वाला। उसके बाद एक और फैंसी नेम बता दूं आपको, वो है बॉम्बेसिन। बॉम्बेसिन, इसी को GRP ये भी कहा जाता है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड ऐसा है, हमारी जो जी सेल है ना एट द पाइलोरस ऑफ द स्टमक, ये गैस्ट्रिन रिलीज करती है, ठीक है, लेकिन उसका कंट्रोल कहां पे कैसे है? तो वेगल इनर्वेशन है उस जी सेल को, वेगस के नर्व फाइबर्स है उस जी सेल को। और ये जो वेगल इनर्वेशन है ना, नॉर्मली आपको मालूम है वेगस जो है इट रिलीजेस एसिटाइलकोलिन ना, लेकिन ये जो वेगल नर्व एंडिंग्स है ना, एंडिंग ऑन द जी सेल, they don't release acetylcholine as the neurotransmitter, they release bombesin, bombesin या GRP. So gastrin releasing peptide is released by the vagal nerve endings which are ending on the G cell, और फिर उसकी वजह से गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज होगा फ्रॉम द G cells। ये एक और नाम। चलिए आखिर में एक और नाम बताता हूं आपको। व्हाट आर इनक्रेटिन्स? इनक्रेटिन्स, अगर इस शब्द को मैं तोड़ के प्रेजेंट करूं तो इंक्रीमेंटल इंसुलिन सिक्रीशन, इनक्रेटिन्स। देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि
इंट्रावीनस ग्लूकोज दिया और ओरल ग्लूकोज दिया, इन दोनों में से किस ग्लूकोज देने पर, कौन सा ग्लूकोज देने पर इंसुलिन का सिक्रीशन ज्यादा होगा? इंसुलिन दोनों ही वजह से सिक्रेट होने वाला है, लेकिन ओरल ग्लूकोज विल कॉज मोर इंसुलिन सिक्रीशन कंपेयर टू इंट्रावीनस ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ओरल ग्लूकोज का डबल इफेक्ट है। ओरल ग्लूकोज एब्सॉर्ब होकर जब ब्लड में जाएगा और पैंक्रियाज के पास जाएगा तो वो डायरेक्टली इंसुलिन का सिक्रीशन भी करवाएगा, लेकिन इन एडिशन टू दैट ओरल ग्लूकोज की वजह से ना जीआई म्यूकोसा से ये फैक्टर्स रिलीज होंगे जिनको कहा जाता है इनक्रेटिन्स, और ये फैक्टर्स ये जाएंगे पैंक्रियाज के पास। ये ब्लड में रिलीज हो गए, ये जाएंगे पैंक्रियाज के पास और फिर वो पैंक्रियाज से और इंसुलिन सिक्रीट करवाएंगे। मतलब ओरल ग्लूकोज ने तो कर ही दिया डायरेक्टली और उसने इनको भी रिलीज कर दिया और ये फिर पैंक्रियाज के पास जाके और ज्यादा इंसुलिन का सिक्रीशन करवाएंगे, तो इसलिए इसको इंक्रीमेंटल इंसुलिन सिक्रीशन, इसलिए इनक्रेटिन्स। सो दे आर रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू ओरल ग्लूकोज and they are released from the GI mucosa in response to oral glucose and they cause insulin secretion from the pancreas. अब ये है कौन से? तो दो बेसिकली नाम आपको मालूम होने चाहिए, एक है GIP और दूसरा है GLP। GLP टाइप 1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड टाइप 1, दैट इज GLP। GIP क्या है? GIP जब डिस्कवर हुआ था तो उसको नाम दिया गया था गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड टू सम एक्सटेंट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। पर बाद में ये ध्यान में आया कि ये जो है ना, इसका काम ये फिजियोलॉजिकल लेवल्स में नहीं है, फिजियोलॉजिकल डोसेज में नहीं है, फार्माकोलॉजिकल डोसेज में है, तो ये उसका एक नेचुरल रोल नहीं माना गया उसका। और फिर ये ऑब्जर्वेशन आई कि GIP जो है ना एक्चुअली डाइजेस्टिव म्यूकोसा से रिलीज होता है और वो इंसुलिन का सिक्रीशन करवा देता है। सो ओरल ग्लूकोज की वजह से ये रिलीज होगा और ये पैंक्रियाज के पास जाके इंसुलिन का सिक्रीशन करवाएगा, इसलिए इसको इनक्रेटिन कैटेगरी में डाला गया। और GIP जिसको पहले कहते थे गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, उसका फिर से नामकरण हुआ और उसको अब कहा जाने लगा ग्लूको इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड या ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ये GIP, ठीक है। तो ये इनक्रेटिन्स है। तो ये रेगुलेटरी पेप्टाइड्स जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट से बताने थे। Let us now see the secretions in the digestive tract and मतलब मेनली हम देखने वाला है सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल, और फिर सक्कस एंटेरिकस जो है वो तो एक सिंपल सा सिक्रीशन है, उसके बारे में भी देखेंगे क्विकली। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द मेजर सिक्रीशंस। सलाइवा, कई बार ये सवाल पूछते हैं, इन द कंडीशंस ऑफ साइलोरिया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी found to be low in the saliva? Sodium, potassium, chloride, water. तो चलिए सलाइवरी सिक्रीशन के बारे में कुछ जानते हैं। बेसिकली सलाइवा में जो कंटेंट्स है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सलाइवा के सिक्रीशंस के पहले टाइप बता दूं आपको। देखिए सलाइवा जब सिक्रीट होता है ना तो सलाइवरी असिनस होता है सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। बाकी तो आप एनाटॉमी में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसकी हिस्टोलॉजी, क्योंकि जो सीरस ग्लैंड्स है, म्यूकोस ग्लैंड्स है, मिक्स ग्लैंड्स है, दैट्स अ पार्ट ऑफ हिस्टोलॉजी। पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सबम्यूकस ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड, सॉरी। तो यहाँ पे मैं फंक्शनल एस्पेक्ट्स की बात करूँगा। देखिए सलाइवा जो है ब्लड वेसल से सिक्रीट होगा, प्राइमरी सलाइवरी सिक्रीशन, ये सिक्रीट होके असिनस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद
ये प्राइमरी सलाइवरी सिक्रीशन है। इट इज रिच इन सोडियम, क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। और ये आइसोटोनिक भी होता है, सोडियम भी है, वाटर भी है इसमें, तो प्राइमरी सलाइवरी सिक्रीशन इज आइसोटोनिक। लेकिन फिर सलाइवा में एक चीज होती है कि जब ये सलाइवरी डक्ट के थ्रू फ्लो करेगा ना सिक्रीट होने के लिए, तब इट विल गेट मॉडिफाइड, और उसको कहते हैं डक्टुलर मॉडिफिकेशन। सलाइवरी डक्ट जो है ना उसको मॉडिफाई कर देगी, डक्टुलर मॉडिफिकेशन कहते हैं इसको। और ये मॉडिफिकेशन है क्या? ये मॉडिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, इट विल रीएब्सॉर्ब द सोडियम एंड सिक्रीट पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद ये सब जगह पे सोडियम और पोटेशियम तो उलट दिशा में ही जाते हैं। उसके बाद इट विल रीएब्सॉर्ब द क्लोराइड एंड सिक्रीट द बाइकार्बोनेट। क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर्स है सब जगह पे, तो ये भी एक्सचेंज होंगे। एंड द डक्ट इज रिलेटिवली इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर नहीं निकाला जाएगा। तो आप नोट करो इस बात को कि सोडियम को निकाल लिया गया, लेकिन वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड, क्योंकि डक्ट जो है इम्परमिएबल एट द वाटर, और इसलिए फाइनल सलाइवरी सिक्रीशन है ना वो हाइपोटोनिक होगा, है ना, फाइनल सलाइवरी सिक्रीशन, क्योंकि उसमें से सोडियम निकल गया, वाटर रह गया, तो वाटर ज्यादा और सोडियम कम, मतलब हाइपोटोनिक। हाँ, और आप देख सकते हो कि फाइनल सलाइवरी सिक्रीशन विल बी रिच इन पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट। देखिए कई बार ये सवाल पूछा जाता है, विच सिक्रीशन, डाइजेस्टिव सिक्रीशन इज हैविंग अ रिच और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। और दूसरा सवाल यह कि हाईएस्ट पोटेशियम बाय वॉल्यूम इज इन विच डाइजेस्टिव सिक्रीशन। अगर वॉल्यूम्स की बात करना है ना तो हाईएस्ट पोटेशियम कंटेंट विल बी इन द सलाइवा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन, हाईएस्ट पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करनी हो तो आंसर होगा कोलोनिक सिक्रीशन, क्योंकि कोलोनिक सिक्रीशन में ना पोटेशियम सिक्रीट होता है वहां पर भी, जैसे यहां सिक्रीट हुआ है, लेकिन वाटर उसमें से रीएब्सॉर्ब होता है, एब्सॉर्ब हो जाता है कोलोन में से, और इसलिए पोटेशियम विल बी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, यहाँ पे वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं होता ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। वॉल्यूम कंपेयर करो तो इसमें ज़्यादा है, हाईएस्ट इन द बॉडी इन डाइजेस्टिव सिक्रीशंस की बात। और कोलोन में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में होगा पोटेशियम, क्योंकि वाटर निकाल लिया गया तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो ये सलाइवा का। अच्छा, तो अगर कंडीशन ऑफ साइलोरिया है, हाई सलाइवरी फ्लो रेट, एक्सेसिव सलाइवरी सिक्रीशन, तो क्या होगा पता है? डक्टुलर मॉडिफिकेशन को वक्त ही नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा रैपिडली सलाइवा फ्लो हो रहा है थ्रू द डक्ट। इन दैट केस सलाइवा विल रिजेंबल द प्राइमरी सलाइवरी सिक्रीशन, क्योंकि जो फाइनल जो मॉडिफिकेशन जो है वो हो नहीं सकेगा। तो इन द कंडीशंस ऑफ साइलोरिया यानी एक्सेस सलाइवरी फ्लो, then the saliva will be rich in sodium, chloride and water. मतलब it will be a primary salivary secretion, then it will appear like a primary salivary secretion. Modification को वक्त नहीं मिलेगा, जब बहुत रैपिडली फ्लो करती है ना तब नहीं वक्त मिलता। ठीक है, तो ये एक याद रखना था आपको। चलिए सलाइवा के कंटेंट्स आपको क्विकली बता देता हूँ क्या क्या है। बेसिकली सलाइवा में 2 आयंस है, हम देख चुके हैं। फाइनल सलाइवरी सिक्रीशन में पोटेशियम और बाइकार्बोनेट, ये 2 आयंस है। फिर उसके बाद बाइकार्बोनेट की वजह से ना उसका पीएच भी थोड़ा ज़्यादा है, 6 to 6.5। ज़्यादा मतलब मैंने स्टमक की एसिडिक पीएच के कंपैरिजन में कहा। उसके बाद सलाइवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, ये भी हम देख चुके हैं अभी। पैंक्रेटिक जूस है ना वो आइसोटोनिक है,
ये हाइपोटोनिक है. देन इट हैज़ गॉट टू इम्पॉर्टेंट substances which are for protection, protective substances. तो उसमें एक लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम आयन, लाइसोजाइम है, थायोसाइनेट आयंस है, थायोसाइनेट आयंस. उसके बाद IgA एंटीबॉडीज है. आपको पता है IgA एंटीबॉडी है ना, उसको सिक्रीटरी एंटीबॉडी कहते हैं. सिक्रीशंस में IgA एंटीबॉडी रहती है. देन उसके बाद एंजाइम्स. एंजाइम्स में देर इज सलाइवरी अमाइलेज, इसका नाम है टाइलिन. टाइलिन और लिंगुअल लाइपेजेस, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. बात ये इसमें याद रखने की आपको ये है कि सलाइवरी अमाइलेज जो है ना, या अमाइलेज एंजाइम इन जनरल, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, उसको पीएच का बैरियर है. यानी ये सलाइवा विल मेक अ बोलस ऑफ फूड एंड उस वक्त ये अमाइलेज एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स पे. लेकिन जैसे ही वो स्टमक में जाएगा ना, उसकी एक्शन रुक जाएगी, क्योंकि स्टमक का पीएच है एसिडिक. लेकिन लाइपेज को ऐसे कोई पीएच बैरियर नहीं है. लिंगुअल लाइपेज जो है वो स्टमक में भी एक्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम तक भी वो एक्ट करते रहेंगे. तो ये दोनों के बीच का फ़र्क है. बाकी आपको बता दूं, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस भी सिक्रीट होते हैं सलाइवा में, और जिनके सलाइवा में वो सिक्रीट होते हैं ना, उन लोगों को सिक्रीटर्स भी कहा जाता है. तो ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट सलाइवा के बारे में चीज़ें थी. अच्छा, रेगुलेशन. सलाइवा इज द ओनली डाइजेस्टिव सिक्रीशन विच इज एक्सक्लूसिवली रेगुलेटेड न्यूरली. देखिए, मोस्टली बॉडी में सारी चीज़ें हैं ना, उनका रेगुलेशन न्यूरल और केमिकल या हार्मोनल भी कह सकते हो आपको. तो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस भी न्यूरल रेगुलेशन, हार्मोनल सिक्रीशन दोनों होता है. सलाइवा इज द ओनली सिक्रीशन जो एक्सक्लूसिवली न्यूरल है, हार्मोनल सिक्रीशन है ही नहीं उसका. और ये कैसे होता है? तो एफरेंट फाइबर्स है ना, वो वेगल एफरेंट्स है, और इफरेंट फाइबर्स है ना, वो फेशियल नर्व के फाइबर्स है टू द ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स. तो इस तरीके से ये न्यूरल कंट्रोल या उसका इनर्वेशन. पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस जो है उसका पीएच हाईएस्ट पीएच होगा. देखिए, लोएस्ट पीएच जो है वो गैस्ट्रिक एसिड का है, हाईएस्ट पीएच जो है वो पैंक्रियाटिक जूस का है. 8 होता है, नॉर्मली भी 8 होता है, तो अल्कलाइन. और अगर बाइकार्बोनेट रिच हुआ ना, जैसा हम देखे सिक्रिटिन की वजह से होता है, तो और ज़्यादा होगा पीएच. बाइकार्बोनेट जो है अल्कली है. तो पैंक्रियाटिक जूस इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा. इट्स pH is 8 or more. और उसमें बाकी तो सारे कंटेंट्स आते ही है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एट्सेट्रा, वाटर. बट जो मुझे बताना है वो ये कि बेसिकली ना ये दो वैरायटीज में आता है, बाइकार्बोनेट रिच एंड एंजाइम रिच. ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि बाइकार्बोनेट रिच विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिक्रिटिन. कि भाई जब एसिडिक काइम आता है डिओडेनम में, तो अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट चाहिए, तो सिक्रिटिन ना वो ये करवा देगा बाइकार्बोनेट रिच. और एंजाइम रिच जो है दैट विल बी बाय CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन. एंजाइम्स का जहाँ तक सवाल है, देखिए सारे ही एंजाइम्स इन द पैंक्रियाटिक जूस दे आर इन इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर्म्स. ठीक है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमने देखा ना, पेप्सिन फॉर एग्जाम्पल, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनता है, ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बनता है. अभी हम देखेंगे वो एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस के. काइमोट्रिप्सिनोजेन से काइमोट्रिप्सिन बनता है. कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, उससे कार्बोक्सीपेप्टिडेज बनता है.
क्योंकि एंजाइम्स अगर एक्टिव रखेंगे ना तो वो उस ग्लैंड को ही खा लेगी, उस ऑर्गन के वॉल को ही खा जाएगा एंजाइम, इसलिए उसको इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर्म में रखा गया है। एंड देयरफॉर फर्स्ट एंजाइम टू बी एक्टिवेटेड इन द पैंक्रियाटिक जूस इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजेन is secreted by the pancreatic duct, और ये आपका सी शेप्ड डिओडेनम है, यहाँ पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाटिक डक्ट में ये ट्रिप्सिनोजेन आएगा, यहाँ पे आएगा डिओडेनम में। डिओडेनम में आने के बाद there will be secretion of an enzyme, another enzyme called as enterokinase. This will convert trypsinogen to trypsin. तो फर्स्ट एंजाइम टू बी एक्टिवेटेड इज ट्रिप्सिन। फिर ट्रिप्सिन जो है ना बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, मतलब कि ट्रिप्सिन विल एक्ट ऑन काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड कन्वर्ट इट इनटू काइमोट्रिप्सिन, ऐसे। अच्छा, ये ना पॉजिटिव फीडबैक है, मोर एंड मोर ट्रिप्सिन इज फॉर्म, मतलब ऑटो कैटालिटिक एक्शन भी है, यानी ट्रिप्सिन बनने के बाद ना वो खुद भी ट्रिप्सिनोजेन के ऊपर एक्ट करेगा, और मोर एंड मोर, दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक कि भाई मोर एंड मोर ट्रिप्सिन इज बीइंग फॉर्म। और फिर पैंक्रियाटिक जूस में एक ट्रिप्सिन इनिबिटर भी होता है, वो फिर इनके एक्शन को बंद कर देता है, राइट। तो लेट अस जस्ट सी द एंजाइम्स इन द पैंक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन है, दीज आर कॉल्ड एज एंडोपेप्टिडेजेस, दे आर कॉल्ड एज एंडोपेप्टिडेजेस। मतलब ये है ना, दे ब्रेक सम इंटीरियर बॉन्ड ऑफ द प्रोटीन। ऐसे अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो सपोज ये एक प्रोटीन विथ पेप्टाइड बॉन्ड्स है, तो जो एंजाइम किसी अंदर के बॉन्ड को ब्रेक करेगा उसको कहते हैं एंडोपेप्टिडेज। इसका मतलब ये प्रोटीन के दो बड़े पार्ट कर देगा, डाइजेशन करना है ना। जबकि एक्सोपेप्टिडेज क्या होगा, जो एक्सटीरियर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो वो होगा एक्सोपेप्टिडेज। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और अमाइनोपेप्टिडेज, ये दो एंजाइम्स है, दे आर कॉल्ड एज एक्सोपेप्टिडेज। तो कार्बोक्सी टर्मिनल और अमाइनो टर्मिनल पे आखिरी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बाहरी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो वो हो गए एक्सोपेप्टिडेजेस, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो ये सब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हो गए। उसके बाद लिपिड्स में लाइपेज, कोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज ए एंड फॉस्फोलाइपेज बी, ये सब। लाइपेज तो ठीक है, लिपिड डाइजेशन। कोलाइपेज, कोलाइपेज ना, इट प्रोटेक्ट्स द लाइपेज बाय फ्रॉम इनएक्टिवेशन बाय बाइल सॉल्ट्स। बाइल से इन लाइपेज में भी इनएक्टिवेटेड, तो उसको कोलाइपेज प्रिवेंट करता है। तो ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गए, प्रोटीन्स वाले भी हो गए। और अमाइलेज, अमाइलेज है ना, पैंक्रियाटिक अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज की तरह ही है, वो सेम अमाइलेज, बट 40 टाइम्स मोर पोटेंट है। और फिर बाकी एंजाइम्स है लाइक न्यूक्लियेज एंड राइबोन्यूक्लियेज फॉर द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो ऐसे सारे ही न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है पैंक्रियाटिक जूस में। और आपको पता होगा पैंक्रियाटाइटिस, जब ये जो एंजाइम्स है ना वो पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो जाते हैं, it results in auto digestion of the pancreas, resulting in pancreatitis. That's mostly discussed in the surgery.